मिल गया? हाँ सर। ओके सर, ठीक। ठीक है सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली ये आज का क्लास जो है ये फ्राइडे वाला क्लास था, बट वही किसी कारण से फ्राइडे को नहीं ले पाया था, तो इसलिए आज देना पड़ा आप लोगों को। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली क्या है सर, कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ का क्लास है। तो कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ में मैंने लास्ट फ्यू वीक्स आप लोगों को बेसिक्स में काफ़ी सारा समय दिया, मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, जिसमें कंपनी लॉ का पूरा A to Z बेसिक्स मैंने एकदम इंट्रोडक्शन लेवल से आप लोगों ने देखा कि कंपनी लॉ क्या है, नहीं है, कितना सारा सेक्शंस वगैरह है, डेफिनेशंस पे काफ़ी टाइम दिया आप लोगों ने। फिर कुछ केस लॉ भी पढ़ा, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में आप लोगों ने थोड़ा केस भी देखा। फिर कंपनी का MOA AOA, हाँ मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हाँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, उसमें कुछ फेमस फेमस केस स्टडीज भी आप लोगों ने क्लास में सॉल्व किया। तुर्कवन रूल, एशबेरी रेलवे कैरेज, हाँ सर, याद आ रहा है ना? तो देखते देखते बहुत सारा पॉइंट कवर अप हो गया, लेकिन सर अभी हम लोग थोड़ा बेसिक से एडवांस में शिफ्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस में शिफ्ट करेंगे। सर हाँ, गुड इवनिंग नील, गुड इवनिंग। तो अभी धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस में जाएंगे, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है सर प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है? इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे तो ये चैप्टर आप लोगों ने अकाउंट्स में कभी जरूर पढ़े होंगे सर, अगर किसी ने बचपन में सर 11 12 लेवल में भी अगर अकाउंट्स भी किया है, तो वहां पर भी ना इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुना होगा, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सुना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉ पढ़ा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सुना होगा। सर कैसा कैसा बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने क्लास 12 में अकाउंट्स होता है ना सर, तो उसमें एक कंपनी अकाउंट्स बोल के भी एक अकाउंट्स होते हैं, और उसमें ना ये आपका शेयर एप्लीकेशंस का आप लोग पढ़े हो ना? शेयर एप्लीकेशन आजकल भी आप लोग एडवांस लेवल में मैम के पास पढ़ते हो, मुझे पता है। तो मैं जस्ट एकदम अगर किसी का पुराना कोई आइडिया नहीं है, उनको भी पता होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। 11 12 लेवल में भी पढ़ा जाता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, हाँ सर, कॉल मनी, फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरर, याद आ रहा है क्या? अरे, आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा मैं कोई अकाउंट्स बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं अकाउंट्स नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट्स में आप लोगों ने ये जो सिस्टम देखा है ना सर, एक्चुअली ये सिस्टम चालू जहां से होता है ठीक है, माने ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कॉल मनी, फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, फॉर फीचर, ये जो पूरा सिस्टम जो जहां से स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग सिचुएशंस को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। माने क्या होता है सर, जब कोई कंपनी मार्केट में आता है सर, स्टॉक मार्केट में, मेनली स्टॉक मार्केट में। अच्छा, क्या प्राइवेट कंपनी कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है, बट ज्यादातर ये पॉपुलर है पब्लिक कंपनीज के केस में, कि वो मार्केट से अपना कैपिटल रेज करने के लिए आता है। क्या रेज करने के लिए आता है? कैपिटल रेज करने के लिए। कंपनी का काम ही है कैपिटल रेज करना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना। आप लोग फाइनेंस भी पढ़ते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स जो जिन लोगों का ग्रुप 2 चल रहा होगा, ठीक है, या कोई कोई ग्रुप 2 भी साथ में कर रहा है, तो फिर वो लोग कर रहे हैं। तो फाइनेंस में भी आप लोग देखे होंगे कि कंपनी का काम ही होता है कि वो पैसा जुगाड़ करे। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ना सर, ये एक्चुअली पैसा जुगाड़ करने का एक फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, पैसा जुगाड़ करने का फॉर्मेलिटी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यही सच्चाई है, आपको आगे आगे पता लग जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस में एक्चुअली कंपनी बताता है कि उनके उनका प्रोस्पेक्टस बताते हैं, माने हर चीज का एक प्रोस्पेक्ट होता है ना। जैसे हम लोग किसी भी फील्ड में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो एग्जैक्टली ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये किसका प्रोस्पेक्टस है बोलो तो ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर अपने बारे में बोलता है कि भाई वो कौन है, वो क्या करता है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, अपने बारे में सारा बात करता है। और फिर उनको जो पैसा का जरूरत होता है वो बताते हैं कि भाई मुझे इतना शेयर चाहिए, अगर आप लोग कंपनी में पैसा लगाओगे
बदले में आपको इतना रिटर्न देंगे, या फिर प्रॉफिट का पार्ट देंगे, डिविडेंड देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस में ही वो बताते हैं। तो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, वो भी एज पर कंपनी लॉ, फिर कंपनी क्या करेगा सर, सिक्योरिटी अलॉट करेगा। जैसे हम लोग जब शेयर को खरीद मतलब अप्लाई करेंगे, तो कंपनी एप्लीकेशंस को अगर एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, अलॉट करेगा। अलॉटमेंट में क्या करेगा, शेयर अलॉट करेगा। जैसे अगर कोई कोई किसी को भी आज के डेट में किसी कंपनी में शेयर लेना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, अगर किसी को भी आज के डेट में किसी कंपनी में शेयर लेना है, तो उसको कंपनी के शेयर में एप्लीकेशन डालना पड़ता है, और वही एप्लीकेशन जो है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू से कंपनी बताता है कि भाई ये मेरा प्रोस्पेक्टस है, साथ में एप्लीकेशंस का भी एक पर्चा होता है, उस एप्लीकेशंस में आप अपना डिटेल्स डाल दो। आजकल बहुत सारा इजी हो गया है, आजकल एप्लीकेशंस ना ऐप के थ्रू से हो जाता है सर। एक जमाना था जब सारा चीज फिजिकली होता था, बट आजकल सर फिजिकल कॉन्सेप्ट कम हो गया है, ज्यादातर सब ऑनलाइन हो गया है। बड़े बड़े कंपनीज का ब्रोकिंग फार्म का प्लेटफॉर्म हो गया है, वहां पर बस थोड़ा सा लिख दो भाई लॉट के हिसाब से। मैं आपको दिखाता हूँ सारा चीज, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि प्रोस्पेक्टस कैसा होता है, और सेबी कैसे प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं, मतलब कंपनी को परमिशन कैसे देता है, और फिर उसके ऊपर डिपेंड करके किस तरह से अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है। ये पूरा खेल मैं आपको समझाऊंगा। ये थ्योरेटिकल जितना आप समझ रहे हो उतना थ्योरी नहीं है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल ही सोचा मतलब डिस्कस करूंगा, बट सर लॉ है तो सेक्शन वाइज भी तो बात करना पड़ेगा ना। ज्यादा प्रैक्टिकल बोलते जाएंगे और सेक्शन छूट जाएंगे तो फिर वो भी खराब बात है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिकल आइडिया देते हुए सेक्शन सबसेक्शन वाइज प्रोस्पेक्टस चैप्टर को कंप्लीट करने का, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के सामने सिचुएशन जो अराइज होगा ना, उसमें आपको सेक्शन सबसेक्शन वाइज ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तो नॉलेज रहना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता नहीं होगा कि भाई ये चैप्टर का रियल लाइफ या प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो फिर आप तो अंधेरे में आ जाओगे ना सर, मतलब आपके सामने समझ में नहीं आएगा भाई चैप्टर पढ़ के क्या फायदा। हर चैप्टर का कुछ फायदा होता है, ऑब्वियसली नॉलेज लेने का फायदा होना चाहिए ना, तो वो फायदा आपको पता लग जाएगा अभी। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा आइडिया एक बार दे देता हूँ, चैप्टर का ओवरव्यू ले लो सर। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड ऑन चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का जो चैप्टर है सर, उसमें चैप्टर 3 के अंदर प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला गया है। ठीक है, मैंने कंपनीज एक्ट के अंदर, आपकी किताब के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कंपनीज एक्ट में चैप्टर 3 के अंदर ये बोला गया है, कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 23 से लेके 42। इसमें जो सेक्शन कवर किया गया है प्रोस्पेक्टस के लेके, सेक्शन 23 से लेके 42 याद रखें सर। मतलब ये आप लोगों को जानना चाहिए कि भाई प्रोस्पेक्टस कहाँ से कहाँ तक है। एज ए कॉर्पोरेट लॉ स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, यू मस्ट नो सर। तो डीलिंग विद द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये जो 23 से लेके 42 का एरिया है, ये बेसिकली कवर करता है कि प्रोस्पेक्टस क्या है, वहां से लेके सिक्योरिटी अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस तक ये बात करता है। द एक्ट प्रोवाइड्स द मैनर इन विच सिक्योरिटी, सिक्योरिटी माने शेयर होता है सर, सिक्योरिटी माने डिवेंचर होता है, सिक्योरिटी माने प्रेफरेंस शेयर होता है। बात को समझे, शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर ऑल सिक्योरिटीज, बॉन्ड भी हो सकते हैं। सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, सिक्योरिटी माने शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड एटसेट्रा। ठीक है, इसको सिक्योरिटी कहते हैं। तो एक्ट प्रोवाइड्स द मैनर इन विच सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। माने आज के डेट में एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी दोनों, ठीक है, अगर आप पब्लिक समझ जाओगे तो प्राइवेट इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो मेनली पब्लिक पे थोड़ा फोकस करूंगा तो प्राइवेट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है सर कि जो सिक्योरिटी इशू करना, माने क्या है, कंपनी को चाहिए पैसा, सिंपल बात है सर, कंपनी को चाहिए होगा पैसा। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, कंपनी को चाहिए होगा पैसा। अब पैसा का अलग अलग नाम है, कभी पैसा का नाम शेयर हो जाता है, कभी पैसा का नाम डिवेंचर हो जाता है, कभी पैसा का नाम प्रेफरेंस शेयर हो जाता है, कभी पैसा का नाम बॉन्ड हो जाता है। सर बात ऐसा ही है। अब वही पैसा कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल, हमारे लिए हो जाएगा शेयर, हमारे लिए हो जाएगा शेयर। कंपनी हम लोगों को शेयर देके हम लोगों को क्या कर देगा सर, कंपनी का शेयर होल्डर बना देगा, डिवेंचर होल्डर बना देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना देगा, बॉन्ड होल्डर बना देगा। सर बदले में हमें क्या मिलेगा,
सर अगर आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा। शेयर माने क्या, ओनरशिप लेना होता है सर। शेयर माने ओनरशिप लेना होता है। डिवेंचर माने आप कंपनी को लोन दे रहे हो तो बदले में क्या मांगोगे, इंटरेस्ट, है ना। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो जाते हो तो आपको फिक्स्ड रेट में डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, फिक्स्ड रेट में डिविडेंड। नॉर्मली डिविडेंड का कोई रेट नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होते हैं उसका कोई रेट नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक प्री फिक्स रेट का डिविडेंड होता है। प्री फिक्स मैंने रेट क्या है डिविडेंड का वो पहले से बता देगा। बॉन्ड भी प्री फिक्स होते हैं सर। बॉन्ड इज लाइक अ डिवेंचर। बॉन्ड भी डिवेंचर जैसा ही होता है। सरकारी कंपनी नॉर्मली बॉन्ड इशू करते हैं ज्यादातर केस में, बट इट्स सेम लाइक दैट, लोन ही होता है। बॉन्ड इज ऑल्सो लोन। तो आगे 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 आपको मैं डिस्कस करूंगा बॉन्ड और डिवेंचर में क्या फर्क है, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा सर। तो कहने का मतलब इतना है कि कंपनी को चाहिए पैसा, हम लोग कंपनी को पैसा देंगे, लेकिन पैसा का अलग अलग नाम हो सकता है। कभी शेयर के नाम पे देंगे, कभी डिवेंचर के नाम पे देंगे, कभी प्रेफरेंस के नाम पे देंगे, कभी बॉन्ड के नाम पे देंगे। अल्टीमेटली देंगे सर, और कंपनी बदले में हमें रिटर्न देगा। अच्छा, कंपनी पैसा लेके क्या करेगा, कंपनी पैसा लेके अपना बिजनेस करेगा। कैपिटल लेके क्या करता है, कैपिटल लेके कोई भी कंपनी क्या करेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, प्रोजेक्ट में डालेगा, वहां से रिटर्न कमाएगा, आपको देगा। मैंने आपको, मैंने शेयर होल्डर को देगा, बॉन्ड होल्डर को देगा, डिवेंचर होल्डर को देगा। हर महीने कोई ना कोई कंपनी पब्लिक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता रहता है सर। एवरी मंथ, एवरी वीक। खबर रखोगे, जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हैं ना, एवरी मॉर्निंग मेरा क्लास चलता है सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे। उसमें जो लोग शेयर मार्केट का क्लास करते हैं उनको पता है सर कि हर मंथ कुछ ना कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो लोग शेयर मार्केट में, आप लोगों में से भी बहुत लोग हैं, कुछ लोग अलग से पढ़ते हैं शेयर मार्केट, तो उनको एक क्या है कि उनको मार्केट में पैसा लगाना है या फिर स्टॉक मार्केट लेवल में काम करना है। तो उनको ना हमेशा अपडेट हो जाते हैं वो लोग कि भाई ये कंपनी का शेयर आ रहा है, ठीक है लेना है तो लो। कोई मुझे भी रेफर करता है कि सर ये वाला अच्छा होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, तो मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा कि एज पर कंपनी लॉ कैसे ये सब चीजें होते हैं। इसको आईपीओ प्रोसेस बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर पार्ट 1 में, द कंटेंट्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर माने कंपनी पब्लिक को ऑफर करता है कि भाई जैसे आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे कंपनी बोलेगा आजा मेरे कंपनी के शेयर लेके बैठ जा, आजा मेरे कंपनी का शेयर लेके बैठ जा। पब्लिक ऑफर करके कंपनी पब्लिक को बताता है कि भाई आओ मेरा कंपनी का शेयर खरीदो, मैं आपको अच्छा रिटर्न दूंगा। अच्छा, जरूरी है क्या, कंपनी ने अगर बोल दिया हाँ रिटर्न देंगे तो क्या सच में दे देगा? सर ऐसा कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कुछ नहीं है, बिजनेस है भाई। गारंटी किस बात का? हाँ, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज हो, अगर आपको मार्केट का नॉलेज हो, तो फिर आप भरोसा करके पैसा डाल सकते हो। लेकिन ये भरोसा तुक्काबाजी नहीं है, ये भरोसा रियल एनालिसिस है कि भाई किसके बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए और किसके बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये डिसाइड तो आपको करना है, आपको माने इन्वेस्टर को, ठीक है। किसको लोन देना है और किसको लोन नहीं देना है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे बैंक किसको लोन देगा नहीं देगा ये बैंक डिसाइड करता है ना, तो बैंक का अपना एक एनालिटिकल प्रोसेस होता है। अच्छा, क्या बैंक फेलियर नहीं होते? हाँ, बैंक भी कई बार फेलियर होते हैं, गलत लोगों को लोन दे बैठते हैं जो लोन रिपे नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बैंक में क्या होता है, इस तरह से बैंक का लॉस बढ़ता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता है, जो बैंक के लिए चिंता है। और इस तरह से बहुत सारे बैंक का बिजनेस भी खराब हो जाता है। ऐसा एक बिजनेस एक खराब हुआ था यस बैंक का, गलत लोगों को गलत बिजनेस को लोन दे दिया, जो लोगों ने रिटर्न लोन रिपे नहीं किया, इंटरेस्ट रिपे नहीं किया। तो ऐसा होता है सर। तो जो भी हो, आपको मैं ये समझाऊंगा अभी आगे आगे कि कैसे कंपनी पब्लिक ऑफर करता है, प्रोसेस क्या है उसका। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑल्सो। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगा, जो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता, जो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से भी पैसा उठा सकता है। पब्लिक ऑफर करने का क्या है सर, पब्लिक ऑफर में सुविधा भी है असुविधा भी है। प्राइवेट प्लेसमेंट का भी अपना सुविधा असुविधा दोनों है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे कि प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा उठाना ज्यादा अच्छा है कि पब्लिक ऑफर में ज्यादा अच्छा है। अच्छा बुरा का बात नहीं है, बट आगे आगे आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस कैसे होते हैं। सर क्या क्या सेक्शन आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, थोड़ा सुन लो सर। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन 23 से लेके 42 का बात करता है
इसमें इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर जो है वो सेक्शन 23 में है, 26 में है, 29 में है, 31 में है, 32 में है, 25 में है, 28 में है, 27 में है, 40 में है। सिक्योरिटी अलॉटमेंट करने का जो प्रोसेस है वो सेक्शन 39 है। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो 42 में बोला है। और पेनल्टीज जो लगता है, अगर एज पर प्रोसेस काम नहीं होता है तो कंपनी पे पेनल्टी लग जाता है, शेयर होल्डर पे भी लग सकता है, बट मेनली ये कंपनी के लिए है। सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 447 जो फ्रॉड का सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, 447 फ्रॉड का सेक्शन है। बाकी 34, 35, 36, 37 पेनल्टी स्पेसिफिक बात करेगा आपको। आगे बताऊंगा आपको कि क्या गलती करने से क्या पेनल्टी लगाया जाता है कंपनी पे। पुराना जो कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956 एक्ट वाला, उसमें पेनल्टी जो हुआ करता था ना, उसमें लोगों का डर खत्म हो गया था। लेकिन ये जो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, इसमें लोगों को डर पेनल्टी से हो गया। ठीक है, ऐसे वो एक डायलॉग है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, डायलॉग भूल गए सर, आजकल डायलॉग भी भूल जाते हैं। मतलब पेनल्टी से पहले क्या था कि पेनल्टी से डर नहीं लगता। ठीक है, आजकल हो गया कि पेनल्टी से डर लगता है, क्योंकि अमाउंट चार्ज ज्यादा हो गया। क्योंकि ये पुराना लॉ था, काफी सारा प्रॉब्लम था, वो उस समय के हिसाब से बना हुआ था। अभी समय बदल गया है, पैसा का वैल्यू बदला है, लोगों का सोच बदला है, गलती करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बदल गया है, तो पेनल्टी का भी कॉन्सेप्ट बदल गया है। तो काफी चीजें बदला है सर, इसीलिए आप लोगों को अमेंडमेंट चीजें ही पढ़ाया जाता है। और समय के साथ साथ जो अमेंडमेंट आता है आप लोगों को उसका खबर भी रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक आइडिया दे दिया, अब धीरे धीरे मैं आपको इस सब चीजों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करते, आपको पता है। चाहे एक चैप्टर में थोड़ा एक क्लास ज्यादा, दो क्लास ज्यादा लग जाए, पर सीखना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है सर, अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल में लेके जाऊंगा कि सर ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सर रियल में कैसा होता है। चलो देखो सर, सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? प्लीज इतना मुझे बता दो, थोड़ा इंटरेक्शन कर लो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ ओके सर, देखो सर, जैसे रिसेंटली कुछ कंपनीज का शेयर मार्केट में ऑलरेडी आ गया है। हर महीना आता है सर, एवरी मंथ मोटा मोटी कंपनी मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। ठीक है, जैसे रिसेंट ट्रेंड में मैंने एक एनालिसिस क्लास में किया था मैनकाइंड फार्मा के ऊपर, ये काफी फेमस मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है सर। तो ये बहुत ही फेमस ब्रांड है मैनकाइंड का। तो ये इसका शेयर आया और आने के बाद से रोकने का नाम नहीं ले रहा है। 1026 के आसपास इसका शेयर का दाम आया था मैनकाइंड का, देख लेते हैं क्या दाम है अभी। 1700 हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ 1706 जब लिस्टेड हुआ था सर, तो 1026 में लिस्टेड हुआ था। अभी मार्केट भी थोड़ा हाई जा रहा है सर, उसके कारण ये भी हाई हुआ है। लेकिन मेन बात ये है सर, एनालिसिस। ठीक है, कंपनी को एनालिसिस करना पड़ा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैनकाइंड के साथ क्या हुआ था, ये रिसेंट बात है सर, ज्यादा पुराना बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 25 अप्रैल का ये इसका लिस्ट ये था, और मई में लिस्टेड हुआ था। मतलब मार्केट में आया था, प्रोसेस के लिए आया था, प्रोस्पेक्टस लेके 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, सेबी का प्रोसेस के अंदर होता है सर सारा चीजें। और फिर ये कंपनी लिस्टेड हुआ था। तो फिर इसका शेयर का दाम था 1026, 1080 इसका, इसके अंदर ये बैंड प्राइस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर जो भी अप्लाई करेगा ना, तो लॉट में करना पड़ता है। जैसे एक लॉट में 13 शेयर हुआ करता था, मतलब मिनिमम एप्लीकेशन जो भरना है स्टार्टिंग में 13 शेयर भरना है। 13 शेयर इंटू अगर आप हाईएस्ट बैंड में डालते हो तो 1080 करके, तो मोटा मोटी आपका 14,000 के आसपास का एक लॉट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर किसी ने एक लॉट में भी पैसा लगाया, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है सर, तो आपको मैं बता दूं करेंटली कितना समय गया सर। अभी तो जून ही कवर हुआ है, 1 मंथ एंड हार्डली 2 मंथ। अभी शेयर का दाम कितना जा रहा है, हाईएस्ट गया था सर ऑलमोस्ट 1746, चलो 1700 ही मान लेते हैं। तो कंपनी के शेयर में पैसा लगा के, 1000 टका लगा के 1700 मैंने 700 टका पर शेयर। तो 13 शेयर है उनके पास, जिनके पास एक लॉट है सर, ध्यान से बात को समझना। तो 13 शेयर इंटू 700 पर शेयर, कितना कमा लिया?
बोलो ना, कितना कमा लिया बंदा ने 2 महीने में? ये इन्वेस्टमेंट है 2 मंथ्स का। हाँ, कितना हो रहा है बोलो? 90, 100, 9,100 कमा लिया सर 2 महीने में। इन्वेस्ट किया था 14,000, 9,100 प्लस हो गया, प्लस 9,100 हो गया अभी वैल्यूएशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना कमाया, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग क्यों कंपनी के शेयर में पैसा लगाएगा, या फिर आईपीओ प्रोसेस में पब्लिक क्यों इंटरेस्ट होते हैं। पब्लिक को क्या इंटरेस्ट है, ठीक है? अच्छा, कंपनी का क्या इंटरेस्ट है? कंपनी को पैसा मिला है ना सर। अब मैं आपको प्रोस्पेक्टस दिखाता हूँ, चलो सर, ये देख सकते हैं आप, ये रिसेंट एक कंपनी आ रहा है सेनको गोल्ड, बड़ा फेमस कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, सेनको गोल्ड लिमिटेड। आई थिंक आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, ठीक है? काफी बड़ा है इसका बिजनेस। सेनको गोल्ड का ये है प्रोस्पेक्टस, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। पढ़ाई जो होता है ना उसका प्रैक्टिकलिटी पे जाना चाहिए सर, नहीं तो क्या फायदा। तो सेनको गोल्ड का प्रोस्पेक्टस में कहाँ आ गया सर? ये सेबी के साइड में आ गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके साइड में आ गए, क्योंकि सारा डिटेल्स उसी के साइड में होते हैं। अब इसको मैं डाउनलोड करता हूँ थोड़ा, तो सर सेनको का डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ध्यान से देखो सर, मैं आपको लीगल मैटर में ज्यादा फोकस कराऊंगा। जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए शेयर मार्केट क्लास में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैं शेयर रिलेटेड एनालिसिस करता हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पर मेरा काम शेयर एनालिसिस नहीं है सर, यहाँ पर मेरा काम है लॉ को बताना, और आपका भी वही काम है लॉ को समझना। सर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, ये प्रोस्पेक्टस का नाम है रेड, अच्छा रेड कलर में इसलिए नहीं है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मिल गए, रेड ये कलर कुछ भी हो सकता है, ये तो जस्ट एक इनका प्रेजेंटेशन है। इस प्रोस्पेक्टस का नाम ही होता है सर RHP, ठीक है, या DRHP। DRHP भी बोलते हैं या फिर RHP भी बोलते हैं, मैंने एक्चुअली ड्राफ्ट, डी फॉर ड्राफ्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये RHP जो है ये किस हिसाब से बना है, देखो क्या लिखा है, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसको 100% बुक बिल्ड इशू बोलते हैं, माने ये जो कंपनी मार्केट में आके जो पैसा रेज करते हैं ना, इस प्रोसेस को बुक बिल्ड इशू बोलते हैं। कंपनी का मार्केट में आके पैसा रेज करने का जो सिस्टम है उसे बुक बिल्ड इशू बोलते हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को ये कॉपी चाहिए ना, अगर आप में से किसी को ये कंपनी का डिटेल्स कॉपी चाहिए ना, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो फिर आप यहाँ पर इसको स्कैन कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो सर अगर आपको चाहिए तो, मतलब अगर अलग से डाउनलोड नहीं कर सकते तो इसको स्कैन करोगे ना, इस एरिया को, तो भी आपका मोबाइल में आ जाएगा। अच्छा छोड़ो, देखो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को सेनको गोल्ड का जो डिटेल्स आप देख पा रहे हो, एज पर कंपनीज एक्ट है, कौन सा सेक्शन है? 32। हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इसमें सेक्शन 32 है ना सर? तो ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ये 32 के हिसाब से होता है, कंपनीज एक्ट 2013, समझ रहे हो? अब आगे बताता हूँ सर, देखो तो सही कि प्रोस्पेक्टस में क्या रहते हैं, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू होता है ना। प्रोस्पेक्टस पढ़ के क्या होगा, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लीगली भी बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी का डिटेल्स दिया है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि सेनको गोल्ड कोलकाता बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर मिलेगा आपको, लोकेलिटी एजेसी बोस रोड, 10th फ्लोर, यूनिट नंबर 1001, कोलकाता 17, वेस्ट बंगाल, इंडिया। इसमें किसका कांटेक्ट पर्सन कौन है? सुरेंद्र गुप्ता, जो है CS, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। एक्चुअली किसी भी कंपनी का जो डिटेल्स प्रोसेस होता है ना, ड्राफ्टिंग होता है ना, ये सारा प्रोसेस CS का होता है। कंपनी सेक्रेटरी का रोल प्ले बहुत बड़ा है इस सब चीजों में, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेश इशू कितना है इसका, फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 2700 मिलियन, इतने का फ्रेश इशू है। कुछ ऑफर फॉर सेल भी है 1350 मिलियन का शेयर, ठीक है, इतना मिलियन शेयर का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल माने पहले से कोई शेयर होल्डर है, ठीक है,
जो शेयर छोड़ के जाएगा बदले में वो बेचेगा, तो बाकी दूसरा जो अभी परचेस करेगा वो उसको मिल जाएगा। कुल मिला के एग्रीगेट में 4050 मिलियन का एग्रीगेटिंग है। मैं इसको आपको इंडियन वैल्यू में भी बताता हूँ कि इसका पूरा हिसाब क्या है। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टस कोई छोटा मोटा हिसाब नहीं है सर, ये बहुत लंबा है। इसका कितना पेजेस है देखो, 499 पेजेस है इसके अंदर, 500 पेजेस। तो 500 पेज तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि भाई प्रोस्पेक्टस क्या है, उसमें क्या लिखा रहता है, कंपनीज के बारे में लिखा रहता है, कंपनी क्या है, क्या करता है। अच्छा, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है सर? ये होते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर, DRLM कहते हैं शॉर्ट में। क्या काम होता है इनका सर? ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक, मार्चेंट बैंकर भी कहा जाता है इनको, अंडर राइटर्स भी कहा जाता है। इनका काम है कि जितना पैसा सेनको गोल्ड को चाहिए उतना पैसा मार्केट से रेज करके देना, बदले में ये कमीशन लेता है। दे आर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मार्चेंट बैंकर है ये लोग, अंडर राइटर्स भी बोला जाता है। बदले में ये कमीशन लेते हैं, जैसे कि IIFL सिक्योरिटीज है, एम्बिट है, SBI कैप्स है। ठीक है, ये है रजिस्ट्रार, इसके बारे में भी आप लोग लॉ में बहुत पढ़ोगे, रजिस्ट्रार के बारे में। के फिनटेक, ये जो कंपनी है ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस में काम करेगा कि भाई किसको क्या मिला है, कौन शेयर होल्डर बना है, सारा डिटेल्स इनके पास रहेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब यहाँ पर कंपनी का सारा डिटेल्स थोड़ा छोटा छोटा करके है, बट आप पढ़ सकते हो। आगे आपको धीरे धीरे कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में सब कुछ इसके अंदर मिलेगा आपको, कि कंपनी क्या है, क्या करता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, लीगल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ठीक है, ये कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। तो ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पर अपने बारे में बात बात करता है। जैसे ये फाइनेंशियल में आ गए मैं सर, इसमें कंपनी का एसेट लायबिलिटी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्या सर, बोलो हाँ या ना, जल्दी तो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी बताते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन भी बताते हैं, सारा बात प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। प्रोस्पेक्टस देख के, प्रोस्पेक्टस को रीड करके, कंपनी के बारे में जान के फिर जाके पैसा लगाया जाता है। मतलब रूल यही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, दूसरे को पूछ लेते हैं, टीवी वाले में कोई आके कुछ बोल दिया फिर पैसा लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है सर, खुद का एनालिसिस होना चाहिए जो भी हो। लेकिन अब लोगों का क्या है ना सर, उनको बस लोगों से पूछना है आपको क्या लगता है पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पैसा बढ़ने और गिरने पे सोच पे पैसा लगा दिया। अब उतना कौन पड़ेगा, इतना कौन जाने, अब वो अलग बात है सर। फिर बाद में लॉस हो जाएगा तो फिर मार्केट को जुआ मत कहियो सर। ठीक है यही प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सेकेंड। तो ये मैं आपको जस्ट एक प्रोस्पेक्टस का डेमो दिया, और अभी रिसेंट प्रोस्पेक्टस जिसका अभी भी मार्केट में लिस्टेड प्रोसेस नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक समरी करके देता हूँ कि ये जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है इसमें लिखा क्या होता है। इसमें ये भी लिखा है सर, ये पब्लिक ऑफर है, जो ऑफर डेट है 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई, मैंने जिसको भी अप्लाई करना है, ध्यान से सुनना बात को, लीगल मैटर है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, मतलब आपको अगर एप्लीकेशन डालना है तो अच्छा सर कैसे डालोगे? सर नॉर्मली ये ना, आपके पास अगर कोई भी ब्रोकिंग फार्म का ऐप है ना, मतलब अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के थ्रू से ही आप इसमें कर सकते हो। मतलब जो भी डीमैट कंपनी का डिटेल्स है आपके पास, जीरोधा, आप स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, SBI सिक्योरिटीज, एनी कंपनी, एक्सिस सिक्योरिटीज, किसी के थ्रू से भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो आप लोगों को ऑप्शन देता है कि भाई IPO आया है, आपको डालने के नहीं बोलो, तो उसमें बस आपको लॉट सिलेक्ट करना होता है बस। और अगर आपको मिलेगा तो मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिपेंड करता है, अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए ना तो कई बार मिलता भी नहीं है सर, लक का भी एक मैटर होता है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन होने पे, जैसे आप लोग प्रोराटा अलॉटमेंट किए होंगे बचपन में, ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे कई बार मिलता भी नहीं है और कई बार मिल भी जाता है। तो जल्दी अप्लाई करने से जल्दी होगा ऐसा कोई बात नहीं है, बट हाँ मोटा मोटी जल्दी अप्लाई करने से चांसेस हाई रहते हैं। लिस्टिंग डेट कब है सर? ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। प्राइस रेंज बताया है 301 से 317, मिनिमम आपको 47 शेयर खरीदना है। प्रोस्पेक्टस तो मैं आपको ओपन करके दिखा ही रहा था। यस, बोलो सर, बोलो, कोई कुछ पूछ रहे हैं? यस सनन, सॉरी सर, गलती से हो गया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं।
अच्छा अच्छा, इसमें प्रोस्पेक्टस में शॉर्ट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, पूरा प्रोस्पेक्टस तो नहीं पढ़ा सकता, बट कंपनी के बारे में बोला है। जैसे कि ये प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि एस्टेब्लिश इन 1994 सेंको गोल्ड लिमिटेड इज अ पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर। ठीक है, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं रिटेल में। इज द बिजनेस ऑफ ऑफरिंग डाइवर्स ज्वेलरी कलेक्शंस व्हिच इंक्लूड गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, स्टार्टेड ज्वेलरी, वेरियस फॉर्म्स। दीज आर सोल्ड अंडर इट्स ब्रांड सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। ठीक है, ये बस इसके बारे में बोला। अच्छा, अभी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देगा कि कंपनी क्या करता है। तो ये ज्वेलरी रिटेल प्लेयर में ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोर में ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया मैंने बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसाम, ठीक है, ओवरऑल मोटा मोटी इस पूरा जोन में ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर है सर। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्लेयर इन ईस्टर्न इंडिया। ये इसके बारे में एक खास बात है। एज ऑन March 31, 2023 द कंपनी के पास अभी 136 शोरूम्स है। इसका टोटल एरिया है कुल मिला के इतना स्क्वायर फीट का, 96 सिटीज में एंड टाउन्स में, 13 स्टेट्स में इसका है सर। देयर स्टैंडर्ड शोरूम्स का एवरेज साइज है, अच्छा, टिकट साइज 48,000, डी सिंगिया शोरूम्स एट एन एवरेज टिकट साइज ऑफ 51,000 एंड एवरलाइट शोरूम्स एट एवरेज टिकट साइज ऑफ 29,000। ये जो टिकट साइज के बारे में बोला, ये बेसिकली शोरूम रिलेटेड कुछ मैटर है। ठीक है, अब आगे आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लो आप कि कौन से सेगमेंट में ज्वेलरी में कितना कमा रहे हैं। ठीक है, ज्वेलरी इसका कितना है, डायमंड कितना है, मैंने गोल्ड कितना है, डायमंड कितना है, कंपनी का अपने बारे में फाइनेंशियल बताया। अबाउट द इंडस्ट्री, मतलब कौन से इंडस्ट्री में है वो भी बताया। अब आप यहाँ पर एक चीज देख लो कि इसका जो टोटल ऑफर है वो 405 करोड़ का है। मैं आपको पहले ही बताया मिलियन पे, अभी उसको इंडियन वैल्यू में भी आप देख लो। 405 करोड़ का पैसा इनको चाहिए, जिसमें से 270 करोड़ फ्रेश है और 135 करोड़ उनको ऑफर फॉर सेल है। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा सर आगे। अब आगे आप ना ये मत पूछना ऑफर फॉर सेल रट्टा नहीं लगाना है। ऑफर सेल क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो काफी पहले से कंपनी में पैसा लगा के रखा है, वो अभी कुछ प्रॉफिट करना चाहता है। तो अगर आपको या हमें या जिसको भी लगेगा कि भाई सेंको गोल्ड अच्छा बिजनेस चलाते हैं, इनके कंपनी में पैसा लगाए, ठीक जैसे मैं मैनकाइंड फार्मा का बात कर रहा था कुछ दिन पहले, वैसा ही बात है। मैं अभी एनालिसिस नहीं दे रहा हूं सर कि अच्छा है। अगर हम आप मुझे पूछोगे कंपनी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीजनल मैटर में इसका शेयर में अप डाउन होता है। ठीक है, और एक सोना का दाम का भी एक मैटर होता है। ठीक है, मैं ज्यादा एनालिसिस अभी नहीं दे सकता, मैं आपको लीगल मैटर बता रहा हूँ कि एक प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या इसके अंदर होता है। बाकी चर्चा मैं शेयर मार्केट क्लास में ही कर पाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे अलग से भी कुछ रिसर्च करना पड़ता है। तो 405 करोड़ का पब्लिक ऑफर है सेंको गोल्ड का, जैसे फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू माने ये कंपनी एकदम फ्रेशली चाहते हैं, ठीक है, जो कंपनी अपने बिजनेस पे लगाएगा। और 135 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो अपना पैसा उठाना चाहता है। तो अभी आपको लगेगा कि भाई कंपनी का इन्वेस्ट करना है तो न्यू शेयर होल्डर आएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रॉफिट करके निकल जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रॉफिट करके निकलना चाहते हैं, सारे के सारे नहीं, कुल मिला के 135 करोड़। अब इसमें से जो जो भी हो सकता है, पता नहीं कौन उसके अंदर शेयर होल्ड करके रखा है, बट जो भी कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है वो अपना शेयर बेच के निकलेगा, उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में बोला है कि क्या पर्पस है इनका। तो पर्पस है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब बिजनेस करने का पैसा चाहिए। ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट पर्पस में बैलेंस रखेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में बैलेंस को रखेगा। 196 करोड़ ये वर्किंग कैपिटल में डालेगा, मतलब पहले से ही बोल दिया, एकदम सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, और ये बताना पड़ता है सेबी को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दिया है कि कंपनी का लास्ट 2-3 साल का क्या परफॉर्मेंस है, आप इसको फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट में बता रहे 158 करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू भी चेक कर लो आप। इसका और भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, जैसे कि बड़े बड़े प्लेयर है सर। कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, टाइटन, नो डाउट सर। राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट कंपनी टाइटन ही था, जिसमें राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया। टाइटन में पैसा लगा के, ये टाटा का है, टाइटन टाटा का है।
इसी में पैसा लगा के राकेश झुंझुनवाला बनाए। अब आप देख लो कि सेनको गोल्ड में पैसा लगा के आप कुछ खास बन सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर। बट मैं आपको बता रहा हूँ इनका पीयर कौन है मार्केट में, तो भी बता दिया। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आईपीओ शेड्यूल बताता हूँ। आईपीओ का शेड्यूल कैसा होता है, कोई भी कंपनी का उठा लो, मैं तो जस्ट आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जैसे ये इशू पीरियड है, इशू पीरियड है 4 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक, अभी चलेगा, चालू नहीं हुआ अभी तक, चालू होने वाला है। डेडलाइन क्या है, यूपीआई मैंडेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपके पैसा कट होगा आपके बैंक अकाउंट से, वो ब्रोकिंग फर्म के थ्रू से या बैंक के थ्रू से। 5 बजे तक क्लोजिंग डे, मतलब 6 तारीख 5 बजे तक चलेगा। अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब किसको किसको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका पता लग जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं सिक्योरिटी अलॉटमेंट, ठीक है। 11 जुलाई को पता लगेगा, ठीक 5 दिन बाद। अगर आपको शेयर मिल जाए तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जब तक शेयर अलॉट नहीं होगा तब तक आपका पैसा बैंक अकाउंट में लियन रहेगा। लियन लियन माने लियन होके रहेगा, माने बेसिकली क्या होता है कि आपका पैसा बैलेंस नहीं दिखेगा, बट हाँ अकाउंट में शो करेगा बैंक अकाउंट में कि इतना अमाउंट लियन है, लॉट के हिसाब से। अगर आपको शेयर मिल गया तो पैसा कट जाएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो रिफंड कर देगा। अगर शेयर नहीं मिले ना तो रिफंड कर देगा। सर कब नहीं मिलता है, अगर कंपनी के शेयर पे डिमांड हाई होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो शायद ना भी मिल सकता है, तो इन दैट केस रिफंड हो जाएगा 12 जुलाई तक। अच्छा अगर शेयर मिल गया तो 13 जुलाई तक आपके क्रेडिट कर देगा कि भाई इनको शेयर मिल गया है। लिस्टिंग डेट है शेयर मार्केट में बीएसई एनएसई में 14 जुलाई को। मैंडेट एंड हो जाएगा, मैंने मैंडेट बने जो पैसा काटने का जो मैंडेट था ना, उसका एंड डेट है 21 तारीख को। और जो लोग कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनको एंकर इन्वेस्टर्स कहते हैं। इस एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन डेट है 5 अगस्त तक, यानी 5 अगस्त तक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का फिक्स्ड डेट है कि वो पैसा मतलब जो भी इन कैपिटल लगाया है वो निकल नहीं सकता। नॉर्मल लोग एंकर नहीं होते, एंकर का अलग से होता है सर। वो 5 अगस्त तक शेयर को बेच नहीं सकता, 5 के बाद बेच सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको हल्का सा नॉलेज भी मिल गया शेयर मार्केट प्रोसेस का और आईपीओ प्रोसेस का। मिला कि नहीं मिला? अरे शेयर मार्केट प्रोसेस का पता लग रहा है कि कैसे एक कंपनी शेयर मार्केट में आते हैं, आईपीओ प्रोसेस क्या होता है? यस सर। चलो सर, ये जो प्रैक्टिकल आइडिया आप लोगों ने लिया लिया ना आधा घंटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में। अगर मैं ये टॉपिक प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है ये अगर ना बताता, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि समझोगे पर आधा अधूरा, ठीक है। मैंने आपको पता लगेगा बट समझ में नहीं आएगा भाई हो क्या रहा है। तो ये एक अच्छा हुआ कि आपको एक आइडिया लग गया कि इसका करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारा लॉ रिलेटेड मैटर में आपको बताऊंगा कि ये सब क्या चीज होता है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ लो। जैसे कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू क्यों करता है, आपको पता लग गया है कि प्रोस्पेक्टस की तरह से कंपनी पैसा रेज करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोला है सर, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ floating a company is raising of capital from public at large or from defined group of inner circle। या तो पब्लिक से उठाओ या तो डिफाइंड ग्रुप में, जैसे एंकर इन्वेस्टर हो सकता है, या फिर इनर सर्कल, नॉर्मली ये प्राइवेट में होता है। प्री नोन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनको पता होता है कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाना है, ये प्राइवेट कॉन्सेप्ट है। बट किस कोई कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, अल्टीमेटली कंपनी पैसा लेता है और इन्वेस्टर पैसा डालता है। So when the capital is raised from public at large, it is undertaken through the medium of public offer। जब भी कंपनी में हम लोग पैसा लगाते हैं या कंपनी जब भी पैसा पब्लिक से लेते हैं तो पब्लिक ऑफर करके लेते हैं, अगर पब्लिक से लेना हो, अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करेगा। बट पब्लिक ऑफर जो सेबी के थ्रू से आना पड़ता है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना पड़ता है। एंड व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम डिफाइंड ग्रुप ऑफ पर्सन, इट इज कैरिड आउट टू प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर ये प्री डिफाइंड ग्रुप के अंदर होता है प्राइवेटली, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों चीज का फर्क समझ गए ना? पब्लिक से लिया तो पब्लिक ऑफर कहते हैं, और प्राइवेट लेवल से लिया तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। पैसा ही लेता है, कंपनी को कैपिटल ही चाहिए और इन्वेस्टर को रिटर्न ही चाहिए।
हम लोग नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट में तो नहीं जा पाते, पब्लिक ऑफर में रिटेल वाले हम लोग जैसे जो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, ये पब्लिक ऑफर का ही लाभ उठा सकता है। बिकॉज प्राइवेट प्लेसमेंट में तो मोटा मोटी हाई फाई अमाउंट होता है सर, करोड़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होते हैं, 50 लाख कम से कम। Acquisitions of capital is inflow of funds. Acquisitions of capital is inflow of funds for the issuer and needs advertisement. मतलब ये जो पैसा का जुगाड़ करना है कंपनी को, कैपिटल एक्विज करना माने क्या, जुगाड़ करना, फंड का इनफ्लो होगा कंपनी के पास फॉर द इशुअर, इशुअर माने कंपनी, एंड उसके लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एडवर्टाइजमेंट, which should be which should be इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। ये जो एडवर्टाइजमेंट भी करना है ना, ये एडवर्टाइजमेंट भी एक रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस के थ्रू से करना। मैंने टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, टीवी में कर सकते हैं अगर सेबी परमिशन दिया तो। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान आएगा और आपको आके बोलेगा सेंको गोल्ड का आईपीओ आ रहा है, शेयर खरीद लो, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो? हाँ, कभी ऐसा ऐड आप लोगों ने देखा कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली टीवी में आके लोगों को बता रहे कि इस कंपनी का शेयर खरीद लो? ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? हाँ सर। तो फिर एडवर्टाइजमेंट वैसा नहीं होता है इधर, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का भी एक प्रोसेस है, एक लीगल स्ट्रक्चर है जो एज पर सेबी, एज पर कंपनीज एक्ट होता है, सो दैट नो इन्वेस्टर इज डिफ्रॉडेड। मैंने ऐसा ना हो कि किसी के साथ फ्रॉड हो जाए, है ना? तो लीगली आना, क्योंकि क्या है ना सर, कंपनी तो बिजनेस करता है ना, और बिजनेस का एक अनसर्टेनिटीज होता है, तो किसी के बारे में भी ना कुछ भी डेफिनेटली कहना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ अपने एनालिसिस के ऊपर ही, अपने स्किल के ऊपर डिपेंड करके ही आप पैसा लगा सकते हो, किसी के कहने पे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो इसीलिए ये एक लीगल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर, जिसके थ्रू से जाना पड़ता है। ऑन सक्सेसफुल क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, मैं आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता रहा था। सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू द इन्वेस्टर्स which could be then listed on a appropriate segment of a recognized stock exchange. recognized stock exchange के लिए मैं आपको दो नाम तो बताऊंगा ही, बीएसई एंड एनएसई। इंडिया में करेंटली दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू से मेनली कंपनीज आते हैं और जिसके थ्रू से पब्लिक भी ट्रेड वगैरह कर सकता है, इन्वेस्ट वगैरह कर सकता है। बट इसके अलावा और भी 5 स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में एक्टिव है, ठीक है, अभी भी इनका एक्टिवेशन है और चलता है, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये रहा सर, ये बीएस सेबी के साइड में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। करेंटली इंडिया में जो एक्टिव है, हाँ हर जगह में, जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज परमानेंटली एक्टिव है अभी, बट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी कोई ट्रेडिंग का काम नहीं होता है, मतलब फ्यूचर में प्लान है इसीलिए एक्टिव रखा है। बीएसई लिमिटेड है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो देयर, परमानेंट है, बट अभी भी इसका कोई सेगमेंट परमिट नहीं है, मतलब कोई इक्विटी या डेरिवेटिव का, ठीक है, ऐसा कोई डीलिंग्स नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ये भी बॉम्बे में आता है, ये भी एक्टिव है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी में ट्रेड करता है, ठीक है, कमोडिटी में ट्रेड करता है। कमोडिटी क्या होता है सर? कमोडिटी मैंने जैसे आपका क्या बताया सर, सोना, मतलब गोल्ड वगैरह में, सिल्वर वगैरह में, मसाला वगैरह में, उसको कमोडिटी बोलते हैं, उसका एक अलग मार्केट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक अलग पढ़ाई होता है, इसका भी एक सेबी का डिग्री होते हैं एनआईएसएम का, वहां से लिया जाता है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एनसीडीएक्स के नाम से जाना जाता है, एनसीडीएक्स, ठीक है, ये भी कमोडिटी में काम करता है, ये भी बॉम्बे में हेडक्वार्टर है। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, ये भी परमानेंट है, इसका ट्रेडिंग अभी ऑफ है, बट ये भी है सर, थाने में है, ये भी मुंबई में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों पॉपुलर है, एक बीएसई और एक एनएसई, जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में पहले बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज था, बट सब बंद हो गया,
एग्जिट हो गया अभी, पहले हर स्टेट में एक मिलता था। आप नाम देख सकते इधर, ये देखो, हैदराबाद में था, कोयम्बटूर में था, सौराष्ट्र में था, मैंगलोर में था, कोचीन, बैंगलोर, लुधियाना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जयपुर, पूना, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बहुत सारा और भी था। बट अभी बाकी सबको डिलिस्टेड कर दिया गया, मतलब एक्टिव नहीं रखा गया सर। रिसेंटली हुआ है 15-20 साल में, 2015, 2018, 16 ऐसा करके इन लोगों को हटाया गया और सिर्फ ये सबको रखा गया है। उसमें भी बीएससी एनएससी मेनली एक्टिव है, बाकी कॉमोडिटी के लिए एमसीएक्स और एनसीडीएक्स एक्टिव है, और कैलकाटा एक्टिव तो नहीं है, मैंने परमानेंट है बट अभी एक्टिव नहीं है। ट्रेडिंग वगैरह उतना नहीं होता है, एग्जाम वगैरह ऑफिशियल काम होता है। और आपका बाकी आप तो पता चलेगी आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक्सचेंज में होता है जो भी होता है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। As already mentioned, the provisions relating to raising of capital such as issue of prospectus, allotment of securities, etc., and other matter incidental thereto are contained in chapter 3 of the act। ये जो भी प्रोसेस है ये कंपनीज एक्ट के चैप्टर 3 में बोला है, और इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है सर। एक पार्ट 1 जो 23 से 41 को कवर करता है पब्लिक ऑफर रिलेटेड, एक पार्ट 2 42 में बोला है प्राइवेट प्लेसमेंट रिलेटेड। The provisions contained in part 1 and part 2 are supplemented by companies rule 2014, जिसको बाद में कंपनी रूल 2014 ने सब्स्टिट्यूट भी किया, जिसको एक टॉपिक के नाम से बोला गया, जो आपको चैप्टर में पढ़ा जाता है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जो भी अमेंडमेंट बाद में आता है उसको रूल में पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे 2014 में काफी चेंजेस आया तो उसलिए रूल बन गया, तो वही रूल आपको आगे बताया जाएगा। तो मार्केट में कंपनी के लिए पैसा इशू करने का तरीका है सर, प्रोस्पेक्टस इशू करने का पर्पस बहुत सारा है। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस और पब्लिक ऑफर का भी 3 प्रोसेस है। कंपनी तब तक प्रोस्पेक्टस या पब्लिक ऑफर करते हैं जब आईपीओ करता है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी आईपीओ दिखाया, ऑलरेडी मैं आपको आईपीओ दिखाया। इसके अलावा एक होता है एफपीओ, एफपीओ माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और एक होता है ओएफएस माने, बोलो, ऑफर फॉर सेल। मैं अभी आपको दिखा रहा था, जैसे कि सेंको गोल्ड का जो अभी आपको मैं दिखाया, सेंको गोल्ड का, उसमें आपने देखा कि वो आईपीओ प्रोसेस में फ्रेश भी कर रहा है और ऑफर फॉर सेल भी कर रहा है। तो आईपीओ के साथ साथ ओएफएस भी कई बार क्या होता है एक साथ चलता है, बट वो भी एक प्रोसेस है। और एफपीओ क्या होता है, एक बार आईपीओ इशू करने के बाद जब कंपनी सेकेंड टाइम पैसा चाहिए होता है तो एफपीओ करता है। ऐसा भी मिलेगा आपको आगे आगे एग्जाम्पल्स में, आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कि कंपनी जब एक बार आईपीओ हो जाए उसके बाद अगर सेकंड टाइम फिर से पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा, मतलब एक्स्ट्रा मनी उनका जरूरत पड़ जाएगा, तो वो कंपनी फिर से क्या आ सकता है, हाँ आ सकता है, उसको एफपीओ बोलते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा हाँ ना बोलिएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। बोलो सर। हाँ सर। थैंक यू सर। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, नील, रवि, शालिनी, सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। Yes, sir। जैसे एफपीओ का रिसेंटली मोस्ट प्रोबेबली अदानी का एक एफपीओ आया था, लेकिन अदानी ना एपीओ का कैंसिल कर दिया था। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ, मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। अदानी 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 अदानी, सिग्मा, ये था, ये देखो क्या लिखा है, लिखा है सर फॉलो ऑन बोल के। अरे लिखा है कि नहीं? हाँ सर। ये होता है एपीओ। लेकिन हाँ सर ये प्रोसेस ना हुआ नहीं है, ये अदानी ने कैंसिल कर दिया था। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, 27 जैन से 31 जैन तक चला था प्रोसेस, बट उस टाइम पे ना अदानी के बारे में एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इशू हुआ था, तो जिसके कारण प्रोसेस को अदानी ने खुद
रद्द कर दिया था। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा हुआ नहीं था, बट अदानी ने सोचा था कि वो एफपीओ के थ्रू से कुछ करीब 20,000 करोड़ को उठाने का कुछ प्लान था, फॉलो ऑन पब्लिक के थ्रू से। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा सर, थोड़ा मार्केट के साथ रहना पड़ता है, आप लोगों को हमेशा थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, बिजनेस लेवल में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर आप खबर रखोगे आपको सारा बातें ना किताबी नहीं लगेगा। मेरा कहने का मतलब इतना है कि बुक्स में जो है वो तो है, बट ये एक्चुअली आपको बाहर का रास्ता दिखाता है, अंदर का नहीं। माने दुनिया भर में क्या चल रहा है ये किताब से आप, किताब क्या है, एक अंदर में बसा हुआ चीज है, किताब पे पढ़ो और बाहर में ढूंढो तो पढ़ाई का मजा हो रहा है। नहीं तो ना पढ़ाई एक बोरिंग सा चीज बन जाता है। बस मेरा यही बोलना है सर। अच्छा आगे देखो, प्रोफेशनल पढ़ाई कोई कॉपी बुक सिस्टम थोड़ी है, इसमें आपको बहुत जानना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस एंड पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मैं आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होते हैं, राइट इशू, बोनस इशू, ये भी पैसा रेज करने का तरीका है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। प्राइवेट कंपनीज भी आता है सर, वो भी मार्केट से पैसा रेज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का क्या है, वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकता। अगर आप पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके पास ये पावर नहीं रहेगा कि आप पब्लिक ऑफर करो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर करना चाहता है तो पहले उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो आईपीओ प्रोसेस में आ सकता है। जैसे ये जो सेनको गोल्ड, ये पहले प्राइवेट था, पहले प्राइवेट था, पब्लिक हुआ, फिर पब्लिक ऑफर कर रहा है, तो आपका पूरा स्टेटस चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे अपना प्राइवेट स्टेटस में ही रहना है, रह सकते हो, बट इन दैट केस आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा उठाओ, यहाँ से भी पैसा मिलता है सर। पब उस इन दैट केस हम लोग जैसे लोग शेयर में पैसा नहीं लगा सकता, उसका अलग उपाय है, पोर्टफोलियो मैनेज इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, वो भी एक अलग तरीका होता है पैसा लगाने का, म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी कभी कभी होता है, बट ये प्राइवेट प्लेसमेंट है सर, ये स्टॉक मार्केट लिस्टेशन में नहीं आएगा। इसके अलावा राइट इशू भी है, बोनस इशू भी है। बोनस इशू राइट इशू में क्या होता है मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। तो ये मेन प्रोसेस, पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है और प्राइवेट कंपनी क्या कर सकता है। फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं सर। राइट इशू कुछ ऐसा हो जाता है कि कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलता है कि आप कंपनी को कुछ पैसा दो, सिंपल बात है कि कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, कंपनी आपको ही बोलेगा डिस्काउंट में दे देगा, राइट इशू। ठीक है, कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलेगा कि भाई अगर आपके पास कंपनी का जो, अगर आप ऑलरेडी 100 शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी आपको ऑफर करेगा कि भाई कंपनी को आप और 100 शेयर कंपनी का होल्ड करो। अगर मार्केट में दाम चल रहा है 1000 टका तो कंपनी आपको ऑफर करेगा 950 करके। तो कंपनी बेसिकली राइट इशू के थ्रू से अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर देता है। ठीक है, आगे और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बोनस इशू क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा कुछ भी ऑफर कर सकता है। बोनस इशू करना एक अलग तरीका होता है। बोनस इशू में वैल्यू चेंज नहीं होता है, वैल्यू ओवरऑल सेम रहता है, बट नंबर ऑफ शेयर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। माने सिंपल बात है, एक शेयर का दाम 100 टका, टोटल वैल्यू 100 हुआ, बट अगर कंपनी आपको 2 शेयर देगा ना तो बोलेगा 2 शेयर का दाम 50 टका, तो टोटल वैल्यू 100 ही रहेगा। समझे कि नहीं। इसे बोनस इशू कहते हैं। ऐसा करने से क्या सुविधा होता है, ये मैं आपको जब बोनस इशू पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ऐसा करने से कंपनी को क्या फायदा होता है और शेयर होल्डर को क्या फायदा होता है, ये दोनों चीज मैं बताऊंगा। तो मेनली ये 2 चीजें हैं जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी है कि वो किस तरह से मार्केट से पैसा रेज कर सकता है। अब आगे और देख लो सर। एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैंने मैं आपको पहले ही बता दिया, शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप शेयर को ही दिमाग में रख के चलो, सुविधा होगा। तो पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू अ पब्लिक प्रोस्पेक्टस, मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया प्रोस्पेक्टस कैसे होते हैं, जिसे पब्लिक ऑफर कहते हैं। भाई कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 1, मैंने पार्ट 1 मैंने एज पर कंपनीज एक्ट, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 जो सेक्शन 42 में बोला गया है।
through a right issue or bonus issue in accordance with the provisions of the act, and in case of a listed company or a company which intend to get its security listed also with the provision of SEBI. और इसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं चलता है, सेबी एक्ट भी चलता है, बिकॉज सेबी के परमिशन के बिना ये सिक्योरिटीज चलेगा नहीं सर। तो 23 सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात करता है, पब्लिक कंपनी के बारे में। 23 सबसेक्शन 2 में प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला है। तो आपको सेक्शन का पता होना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन जरूरी हो जाएगा। तो 23 सबसेक्शन 2 प्राइवेट कंपनी को परमिशन देता है कि वो कैसे पैसा मार्केट से रेज कर सकता है, राइट इशू, बोनस इशू, यू नो दैट। और वो कौन सा प्रोविजन फॉलो करेगा कंपनीज एक्ट में, पार्ट 2 फॉलो करेगा, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन 42 जहां पर बोला है। बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इट्स प्रोवाइड दैट पब्लिक ऑफर इंक्लूड इनिशियल पब्लिक ऑफर, एपीओ, ठीक है, और एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इस इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये प्राइवेट नहीं कर सकता, ठीक है, ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, ये पब्लिक ऑफर का परमिशन इनको नहीं है। सिंपल बात है ना, प्राइवेट है तो फिर पब्लिक कैसे करेगा। 23 सबसेक्शन 2 ये बताया। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अब आपको मैं काफी देर से सिक्योरिटीज के बारे में बोला, अब यहाँ पर आप एज पर डेफिनेशन जान लो, जरूरी बात है, एकदम जरूरी बात है, इसलिए सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 81, सर मैं गोला करता हूं, मैंने आपको याद रखना है, एग्जाम में जब भी लिखना है मेंशन करना है, तो मेरा गोला करने के पीछे यही कारण होता है, गोला करना या हाईलाइट करना जो भी है। As per section 2 subsection 81 the term securities means the securities is defined and clause H of section 2, या फिर आप ऐसे पढ़ लो section 2 subsection H of Security Contract Act 1956। जो लोग कंपनी सेक्रेटरीज पढ़ते हो, CS एग्जीक्यूटिव वाले, उनको ये लॉ पढ़ना पड़ता है एग्जीक्यूटिव में। जो लोग सीए पढ़ रहे हो या सीए में पढ़ रहे हो, उनको फाइनल में जाके पढ़ना है। तो ऐसा ना समझो कि ये लॉ आपका है नहीं, सीएस वाले तो एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ लेगा और सीए सीएमए वाले फाइनल में जाके पढ़ेगा। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, मैंने शेयर मार्केट रिलेटेड जो लॉ है उसको सिक्योरिटी लॉ बोलते हैं। तो उसका जो पहला लॉ है हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 कहा जाता है। उसके बाद सेबी एक्ट 1992 में आया है। ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले इसको ग्रुप 2 में पढ़ते हैं, सीएस सीएमए वाले इसको फाइनल में पढ़ते हैं। इस लॉ का नाम है सिक्योरिटी लॉ या सेबी लॉ। अच्छा, सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला है, मैंने सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला है। सिक्योरिटी माने शेयर्स, क्या लिखा है सर, सिक्योरिटी माने शेयर्स। और क्या बोलते हैं, स्क्रिप्स, कोई शेयर को ही स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। स्टॉक्स, सिंगल लेवल में स्टॉक कहा जाता है, माने ये सिंगुलर में स्टॉक, प्लूरल में शेयर्स, सॉरी नंबर ऑफ शेयर जब कंप्लीटली पे हो जाए, जब पेड अप शेयर हो जाए ना सारे के सारे, तब उसी को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग दोनों वर्ड यूज करते हैं, शेयर मार्केट एज वेल एज स्टॉक मार्केट। शेयर को कभी कभी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। बॉन्ड्स, ये लोन होता है। डिबेंचर स्टॉक क्या होता है कि सर शेयर को गिरवी रख के लोन देना, माने कि आपके पास अगर शेयर है कंपनी का, आप कंपनी को क्या बोलते हो कि आपका शेयर कंपनी के पास मॉर्गेज कर देते हो, ठीक है, और बदले में आप कंपनी से लोन ले लेते हो, या कंपनी अपना अपना शेयर आपके पास मॉर्गेज करके लोन ले लिया, इसको डिबेंचर स्टॉक बोलेगा। माने बेसिकली डिबेंचर को, शेयर को, स्टॉक को मॉर्गेज करके डिबेंचर लेना, इसको डिबेंचर स्टॉक कहते हैं। माने कितना भी अलग अलग टाइप्स निकाल दो, समझ रहे सर। जैसे हम लोग भी, अगर आपके पास किसी कंपनी का अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, आप भी बैंक के पास जमा करके लोन ले सकते हो। माने बैंक क्या करेगा, आपसे शेयर लेके लोन दे देगा, इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट शेयर। है लोन बट शेयर के अगेंस्ट में देगा। उसी तरह स्टॉक के अगेंस्ट में डिवेंचर। तो इसी तरह से अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ लाइक नेचर, सिमिलर नेचर का अगर कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो, और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसे सिक्योरिटी कहेंगे।
अच्छा, बॉन्ड डिबेंचर का भी थोड़ा आइडिया लेना है क्या? चलो दे देते हैं हल्का सा। ऐसे एक चैप्टर आएगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जो लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा, कोई 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 अगर नहीं पढ़ा है तो वो कोई बात नहीं सर, बाद में पढ़ लोगे। जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ एनएसी बॉन्ड में। ये देखो सर, ये अलग अलग बॉन्ड मार्केट में बिकता है, कंपनी का ही बॉन्ड है, लेकिन इसमें ना फिक्स रेट में कंपनी अपना बॉन्ड इशू करता है। जैसे कि आपको मैं कुछ कंपनी का नाम बताता हूँ। जैसे कुछ सरकारी कंपनीज हैं, एनएचएआई, आईआईएफएल, ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको और भी मिलेगा, हार्डको, चोला फाइनेंस, टीसीएस, एफसेल, एलएनटी फाइनेंस। आप देख सकते हो इसका कूपन रेट दिया हुआ रहता है, कूपन माने इंटरेस्ट। एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू है 1000 टका, लेकिन मार्केट में ट्रेड होते होते इसका 1193 हो गया। आपका ये वैल्यूएशन ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 2029 को मैच्योर करेगा। इसमें इसका रेटिंग भी दिया रहता है कि कंपनी का मतलब ये पेमेंट करेगा, इतना गारंटी पता चलता है। रेटिंग से पता ये चलता है, क्रेडिट वर्दिनेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिट वर्दिनेस। यानी कंपनी आपको पे करेगा, इसका वर्दिनेस कितना है, गारंटी कितना है। तो अगर जितना रेटिंग हाई होगा उतना सिक्योर मानो। देखना आप, किसी में आपको ट्रिपल ए मिलेगा, तो किसी में डबल ए मिलेगा, तो किसी में सिर्फ ए प्लस मिलेगा, ठीक है, किसी में बी भी मिल सकता है। ये देखो, किसी में सिर्फ ए मिल सकता है। तो रेटिंग जितना हाई होगा आप उतना सिक्योर मानो कि आपका पैसा मिलने का चांसेस उतना हाई है, ठीक है। ये बॉन्ड हो गया। ऐसे डिवेंचर भी मार्केट में आता है, ठीक है, कंपनी डिवेंचर भी इशू करता है अलग अलग ट्रांचेस पे। मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी एग्जांपल्स आएगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं हर चीज दिखा दूंगा सर, अगर मुझे दिमाग में जैसे ही आएगा मैं दिखा दूंगा। ऐसा ना लगे आपको कि आप सिर्फ किताब से पढ़े जा रहे हो और कुछ मतलब प्रैक्टिकली आपको फील नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करने दूंगा, कोशिश पूरा रहेगा कि हर चीज का प्रैक्टिकल आपको कनेक्ट कराएं। डेरिवेटिव, इसके बारे में भी सुने होंगे आप लोग। हम लोग इसको शेयर मार्केट क्लास में पढ़ते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बोला जाता है, या फिर इक्विटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक पूरा एक कोर्स होता है सर, जो लोग शेयर मार्केट रिलेटेड पढ़ाई करते हैं ना। ये देखो सर, NISM सीरीज 8, क्या लिखा है सर? इक्विटी, क्या लिखा है बोलो? इक्विटी डेरिवेटिव लिखा है ना? अरे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। सर ये डेरिवेटिव सिर्फ लॉ में तो जान रहे हो, और इसके लिए आप लोग फाइनल लेवल में पढ़ोगे। CS एग्जीक्यूटिव में तो ग्रुप 2 में अभी भी है, और CA CMA वाले इसको फाइनल में पढ़ेगा। CA फाइनल में तो डेरिवेटिव के ऊपर पूरा स्पेशल पढ़ाई है, CMA को भी पढ़ना पड़ेगा। और अलग से जो लोग NISM कर रहे हैं उनको तो अलग से इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में डेरिवेटिव को कंट्रोल करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है सर? सिंपल नॉलेज में बोलो, डेरिवेटिव ये है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ सर। यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी में नहीं, एक सेकेंड, होम में चलता हूँ सर। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है? देखो तो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो मेरा कर्सर कहाँ है? डेरिवेटिव्स में। उसके साइड में देखो क्या लिखा है? इक्विटीज। साइड में क्या लिखा है? डेरिवेटिव्स। इक्विटी माने जो प्रेजेंट शेयर का दाम होता है उसको इक्विटी बोलते हैं। डेरिवेटिव थोड़ा अलग होता है, जो प्रेजेंट शेयर से अपना वैल्यू निकालते हैं। डेरिवेटिव नाम यहीं से आया, माने जो करंट सिचुएशंस को बेस बना के अपना फ्यूचर वैल्यू डिराइव करते हैं, उसे डेरिवेटिव कहते हैं। ये एक अलग ही लेवल है सर, इसको अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। ये मैं डेली मॉर्निंग को मेरा इसी का क्लास चलता है, हफ्ते में करीब 4 दिन। स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन सर बहुत इंटरेस्टिंग है और पैसा कमाने वाला पढ़ाई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी, ठीक है, या फिर कोई स्टॉक का नाम लेना चाहो तो उसका भी डेरिवेटिव मिल जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी स्टॉक का देखो, मानो कि इन्फोसिस, इन्फोसिस का एक होता है शेयर, जो इन्फोसिस का इक्विटी है,
और एक होगा इन्फोसिस का डेरिवेटिव्स, माने इन्फोसिस का फ्यूचर जो 27 जुलाई को एक्सपायर करेगा, माने आज खड़े होके कल क्या होगा उसका वैल्यू के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना। गजब चीज है सर, गजब चीज है। मतलब जानोगे तो मजा आ जाएगा, इतना मजा और इतना कैलकुलेटिव और इतना क्रिटिकल है। जो सीख गया ना उसका जिंदगी बन गया, लेकिन सीखना पड़ेगा। इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करता है ना, इसी चीज में ट्रेड करता है और पैसा इसी से कमाया जाता है, ट्रेडिंग करके। यही है ट्रेडिंग, ये डेरिवेटिव का ही ट्रेड होता है। आज के वैल्यू के ऊपर बेस करके कल का वैल्यू में ट्रेड करना। नॉलेज चाहिए सर, तब जाके होता है। समय देना पड़ता है, कम से कम 3-4 महीने का कोर्स होता है, तब जाके आप इसमें ग्रिप लाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस, फिर समय लग जाता है ग्रिप बनाते बनाते 100-2 साल, सॉरी 1-2 साल, 100-2 साल बोल रहा हूँ, जो भी हो। लेकिन यस, दिस इज ऑल्सो सिक्योरिटीज। Units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investors in such schemes. Security received as defined in clause 8G of section 2 of securitizations and reconstructions of financial asset enforcement security interest act 2002। ठीक है, यानी इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट सिक्योरिटीज के अंदर आ सकता है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 81 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, फंड का यूनिट भी सिक्योरिटी है। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू द इन्वेस्टर्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग स्कीम बेचा जाता है वो भी सिक्योरिटीज है। हाँ, एक बात यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना। आजकल मार्केट में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सिक्योरिटी को दिमाग में रखते हुए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है, और स्क्रिप बोलते हैं उसको, और एनी सच इंस्ट्रूमेंट और यूनिट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड व्हिच प्रोवाइड्स ए कंबाइंड बेनिफिट रिस्क फॉर द लाइफ ऑफ द पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट। माने वो एक ऐसा कॉम्बो प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है पर्सन का। इसको यूलिप बोलते हैं शॉर्ट में। टीवी में ऐड आता है सर, HDFC का, ICICI का, यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। माने इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, एक प्रोडक्ट है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट इसको ना सिक्योरिटी नहीं कहा जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखे हो कभी एडवर्टाइजमेंट? ये देखो, जैसे मैंने यूलिप लिखा, मुझे ICICI बैंक का दिख रहा है, क्योंकि ICICI बेचता है यूलिप, बाय बेस्ट यूलिप। देखा है टीवी में एडवर्टाइजमेंट? अगर नहीं देखा तो आगे से जब टीवी में ऐड तो आता है सर, वो अलग बात की समझ नहीं आता है, वो अलग चीज है, बट ऐड तो आता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, माने एक ऐसा प्लान जिसमें आप प्रीमियम तो भरोगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा और इंश्योरेंस भी होगा। ऐसे तरीके से बनाया गया इसको, बट उसको सिक्योरिटीज के अंदर नहीं रखा गया। बस यही बात करना चाहता है। साथ में ये भी बोला, एनी सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट व्हाटएवर नेम कॉल्ड इशूड टू एन इन्वेस्टर by an issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivables including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investors in such debt or receivables including mortgage debt as the case may be, उसे भी सिक्योरिटी माना जा सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत फेमस प्रोडक्ट है और बहुत सेफ है। बैंक का जो डिपॉजिट है ना उससे भी सेफ है, बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं हम लोग उससे भी सेफ है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखना चाहोगे सिक्योरिटी कैसे परचेस करते हैं? मैंने आपको यहाँ पर जब अभी मैं कुछ देर पहले आपको बॉन्ड दिखा रहा था ना, बॉन्ड के साथ यहाँ पर और एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज जीसेक्स। जीसेक माने गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, ये देखो,
गवर्नमेंट इश्यू करता है सर, ये सब गवर्नमेंट इश्यू करता है, फेस वैल्यू रहते हैं, मार्केट में ट्रेड भी होता है इसका। अगर आपको डायरेक्ट समझ में ना आए ना, सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड के थ्रू से, सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड के थ्रू से। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ना शेयर से ज्यादा गवर्नमेंट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या है ना, रिटर्न कम है बट श्योर शॉट है, रिटर्न कम है, मैंने इस शेयर जैसा रिटर्न शायद नहीं मिले आपको, बट आपका रिटर्न ना मतलब मरेगा नहीं, डूबेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पराग पारिक एक बहुत फेमस म्यूचुअल फंड कंपनी है, इसका एक फंड है मेरे पास, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्या है, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, दिख रहे हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब इस फंड का पोर्टफोलियो देखो, ये कहाँ पैसा डाला है, ये सब सोवरिन बॉन्ड में है, सब सरकारी बॉन्ड में है, सब सरकारी बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज में होने का फायदा ये होता है कि पैसा डूबने का चांसेस आप एकदम ना के बराबर मानो, ना के बराबर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ना के बराबर है, समझ रहे हो सर। ऐसे बहुत तरह का इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, अलग अलग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आपको मार्केट में नजर आएगा। तो ये सब जो लोग म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करते हैं ना, इसका भी मेरा एक कोर्स चलता है, तो जो म्यूचुअल फंड का पढ़ाई किया है या कर रहा है उनको ना डिटेल्स में मुझे मुझे बोलने का मौका मिलता है कि क्या इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट फिर भी आपके मन में अगर सवाल चल रहा है कि सर कैसे समझ में आएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करना पड़ता है, तो आपको डिटेल्स नॉलेज मिल जाता है। ओके, सो इतना सारा सिक्योरिटीज है, सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर चीज को सिक्योरिटी बता देता है तो वो भी सिक्योरिटी, राइट ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। तो इतना सारा डिटेल्स हो गया सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का डिटेल्स इतना बड़ा है। फिर से एक समरी किया है यहाँ पर, फिर से एक समरी किया है सेक्शन 23 का। पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग आईपीओ एपीओ एफएस, पब्लिक कंपनी कर सकता है, यस, प्राइवेट कंपनी ना। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कर सकता है, हाँ, प्राइवेट कर सकता है, हाँ। राइट इशू बोनस इशू पब्लिक कर सकता है, हाँ, प्राइवेट कर सकता है, हाँ। कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेबी रूल्स रेगुलेशंस के साथ मैचअप कराना, कंप्लायंस रेडी करना, मैंने जो एज पर दी फॉर्मेलिटीज जो भी है फुलफिल करना। पब्लिक के लिए तो मैंडेटरी है फॉर लिस्टेड कंपनी और ए कंपनी प्रपोज टू बी लिस्टेड, यानी या तो जो ऑलरेडी लिस्टेड है या फिर जो प्रपोज कर रहे हैं कि हाँ भी लिस्टेड होने वाले हैं, तो उनके केस में सेबी रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी के केस में ना, सेबी रूल्स रेगुलेशंस मैंडेटरी नहीं है, याद रखना सर, ठीक है। छोटा मोटा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको जरूरत पड़ जाएगा और नॉलेज के लिए भी। बताओ सर, इतना सारा बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, अब आगे आता है सर प्रोस्पेक्टस। इतना देर बात किया, फिर बोलते हैं प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक आइडिया दे चुका हूँ, बट प्रोस्पेक्टस का टाइप्स होते हैं। मैंने आपको आरएच पे दिखाया जो पब्लिक ऑफर के लिए जरूरी है, बट प्रोस्पेक्टस और भी डिफरेंट टाइप्स का आपको पता चलेगा। मैं आपको कोशिश करूंगा हर टाइप का प्रोस्पेक्टस दिखाने का, बट फिलहाल थोड़ा लॉ जान लो। एज पर द डिफिनेशन given in section 2 subsection 70, prospectus means any document described or issued as a prospectus and include a red herring prospectus referred to in section 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस referred to in section 31 मैं दिखाऊंगा आपको, और एनी नोटिस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस माने सिर्फ प्रोस्पेक्टस ही होगा ऐसा नहीं है, अरे या तो आरएचपी होगा या तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा, उसके साथ साथ नोटिस भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, जिसमें पब्लिक को ऑफर किया जा रहा हो फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशंस फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस।
Thus, any document which is described as a prospectus or issued as a prospectus is called prospectus. Prospectus shall include a red herring or a self prospectus. Normally, ये दोनों ही होता है, सेल्फ होता है और एक रेड हेरिंग होता है. सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी मेरे पास एक था. I think this one. ये एक महिंद्रा का था, महिंद्रा फाइनेंस का 2017 का एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस था. सेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक सुविधा होता है कि इसमें ना आप एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर लो, इसके बाद ना आपको बार बार करने का जरूरत नहीं होता है. अगला कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप पैसा रेज कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो आरएचपी से कितना अलग होता है. ठीक है, मैं आपको आगे आगे चर्चा करूंगा उसका. Prospectus shall also include any notice, circular, advertisement, or other document which intend to invite offer from the public for the subscription of any securities or purchase of any securities of the body corporate. यानी prospectus उसे भी कहेंगे जो एक नोटिस है, जो एक सर्कुलर है, जो एक एडवर्टाइजमेंट है, जो एक अदर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, बट उसका मेन कैरेक्टर क्या है, इनवाइट द ऑफर फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक को ऑफर करना कि भाई मेरे को पैसा दो, कंपनी का शेयर लो, बस यही मेन बात होना चाहिए. एक डायग्राम दिया है कि प्रोस्पेक्टस क्या है, आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगा. Prospectus means any document described as prospectus, including red herring prospectus, self prospectus. Mainly ये दो होते हैं. Include any notice, circular, advertisement, other document inviting offer from the public. याद रखे सर बात को, ये फ्लोचार्ट ही आपको पूरा बात बता दे रहा है. अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्टस का डेमो दिया था. अब यहाँ पर तो ये बता रहा है कि सर प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या रहता है. मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, नॉलेज होना चाहिए ना. जैसे जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है ना, उनको ड्राफ्ट करना पड़ता है. जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल क्या है कि इनको ड्राफ्टिंग करना पड़ता है. क्या चीज का ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा कि जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेके आएगा ना, तो पूरा काम इनको करना है. ठीक है, नॉर्मली अपने आर्टिकल से कराते हैं और खुद फाइनलाइज करते हैं. कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं इनको. तो इनको ना पूरा प्रोसेस का नॉलेज तो बिल्कुल होना चाहिए. अच्छा, क्या चार्टर्ड सीएमए को नहीं होना चाहिए? अरे भाई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो लोग ही डिसाइड करते हैं. तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बिना ये तो एक डब्बा हो जाएगा, ये पेपर का कोई दाम ही नहीं है. तो उन्हें भी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि भाई एक प्रोस्पेक्टस के अंदर कैसे क्या लिखना पड़ता है. सो ओवरऑल सबका जरूरत है, बट आपको मैं इसीलिए बताया कि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है. और सीएस के लिए क्या है ना कि उनको पूरा ड्राफ्ट करना पड़ता है, इसलिए क्या रहते हैं प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस में क्या रहते हैं वो बहुत जरूरी है. डेट इंडिकेटेड ऑन प्रोस्पेक्टस इज डीम्ड टू बी द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का जो डेट इंडिकेट होता है वही उसका डेट है. प्रोस्पेक्टस नॉट टू बी इशूड अनलेस कॉपी हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन. अगर कोई कॉपी रजिस्टर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दे रहे ना, आरओसी के पास, तो वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो सकता. इट इज टू बी साइंड फॉर एवरी पर्सन नेम्ड देयरइन एज अ डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर. Register not to register unless all compliance are over or all persons named in prospectus have filed their consent in writing. यानी जो भी कंपनी का शेयर होल्डर वगैरह है, उनका सारा का कंसेंट चाहिए सबका, तभी जाके वो फाइल कर सकता है. ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है सर. सेक्शन 26 मेंशन द वेरियस मैटर्स व्हिच आर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. सेक्शन 26 में पूरा चीज बोला गया है कि प्रोस्पेक्टस में क्या रहेगा और क्या नहीं. ठीक है, तो मैं आज आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ सर. नेक्स्ट मैं आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या रहता है पूरा डिटेल्स में बताऊंगा विथ क्वेश्चन आंसर एंड केस स्टडीज. अगर किसी का एग्जाम क्लोज है, आसपास में आ गया, उनके लिए मैं बोलूंगा कि वो बैकअप से पढ़ ले मेरे से बोल के. अगर उनको जल्दी चाहिए तो बैकअप लेके भी रेडी कर सकता है. मतलब जिनके लिए रिवीजन जरूरत है, और जिनका पहले हो चुका है उनके लिए बोल रहा हूँ. जिनका नहीं हुआ है कभी इससे पहले, वो मेरे साथ साथ चले, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सना, नील, रवि, शालिनी, बोलो. हाँ सर. ओके सर, तो फिर आज इतना ही है. गुड नाइट. अगले क्लास में बाकी चर्चा के साथ मिलते हैं.
ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।